बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 8। बड़ा बादशाहगर हसन अली एक रोज अपनी रिहाइश गाह में बैठा हुआ था कि छोटा बादशाहगर हुसैन अली उसके पास आया। उस वक्त हसन अली गहरी सोचों में डूबा हुआ था। उसकी यह हालत देखते हुए हुसैन अली उसके सामने बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर हुसैन अली बड़े बादशाहगर हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मैं आपके पास एक अच्छी तजवीज लेकर आया हूं। बड़े बादशाहगर ने छोटे बादशाहगर की तरफ गौर से देखा, फिर पूछा, कैसी तजवीज? हुसैन अली कहने लगा, भाई मैं अमीन खान को ज्यादा अरसा वजीर के मनसब पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीन खान हमारे बदतरीन दुश्मनों में सरे फहरिस्त है, और ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स हमारा बदतरीन दुश्मन हो वो हमारे ही दौरे हुकूमत में ममलुकत का वजीर बना रहे। इससे तो ये साबित होता है कि मोहम्मद शाह हमारे मातहत नहीं, बल्कि हम दोनों भाई मोहम्मद शाह और अमीन खान के मातहत हैं। मैं चाहता हूं कि इस अमीन खान का खुफिया हाथों के जरिए फौरन खात्मा कर दिया जाए, और हिंदुस्तान का वजीर बनाने के लिए मैंने एक शख्स का इंतखाब भी कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो वजीर के मनसब पर फाइज होने के बाद वही कुछ करेगा जो हम चाहेंगे। हसन अली ने इस्तफहामिया से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, तुमने किस शख्स का इंतखाब कर लिया है? हुसैन अली कहने लगा, भाई मेरी ख्वाहिश है कि चंद दिनों के अंदर अंदर अमीन खान का खात्मा करके इनायतुल्लाह खान कश्मीरी को वजीर का मनसब अता कर दिया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो वही कुछ करेगा जो हम चाहेंगे। हुसैन अली जब खामोश हुआ तो इस बार हसन अली इंतहाई बरहमी और गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, हुसैन अली अपनी जान की खैर मनाओ, हालात हमारे खिलाफ पलटा खा रहे हैं। तुम्हें अमीन खान को रास्ते से हटाने की पड़ी है। कुछ लोग हम दोनों को राह से हटाने की इब्तदा कर चुके हैं। अगर तुम थोड़ी देर ना आते तो मैं खुद तुम्हारे पास आता। तुम्हारी आमद से थोड़ी देर पहले दक्कन की तरफ से एक कासिद आया है। वहां एक खूनी इंकलाब और तब्दीली रुनुमा हो चुकी है। हुसैन अली निजामुल मुल्क दक्कन में बज़ाहिर गोशागिरी इख्तियार किए हुए था, लेकिन गोशागिरी के भेस में उसने अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया था, और जब उसने अंदाजा लगाया कि अब उसकी अस्करी ताकत मुस्तहकम हो गई है, तब वो हरकत में आया। उसने खानदेश में जो हमारा लश्कर था उसे मौत के घाट उतारा, फिर बुरहानपुर की तरफ गया, वहां सफदर अली से टकराया, उस लश्कर का भी खात्मा करके सफदर अली को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने बालापुर का रुख किया। बालापुर के शहर और गिरदो नवाह में हमारे जिस कदर हिमायती थे वो निजामुल मुल्क के साथ जंग में काम आ चुके हैं, और वहां हमारा सालार आलम अली भी मौत के घाट उतार दिया गया है। अब दक्कन का इलाका हमारी मिल्कियत नहीं रहा, बल्कि वहां अब निजामुल मुल्क हुकूमत कर रहा है। उसने हमारे सारे शहरों पर कब्जा कर लिया है, हमारी सारी कुव्वत को तबाहो बर्बाद करके रख दिया है, और अगर हमने उसका कोई सद्दे बाब ना किया तो याद रखना निजामुल मुल्क ऐसी ताकत और कुव्वत पकड़ेगा कि कोई भी उसे दहली में दाखिल होने से रोक ना सकेगा। हुसैन अली ये बात अपने जहन में बिठा कर रखो, निजामुल मुल्क अमीन खान का भतीजा है। अगर इस मौके पर हमने अमीन खान को ठिकाने लगाने की कोशिश की तो निजामुल मुल्क हमें वहां पहुंचाएगा जहां से हमारी हवा भी नहीं आएगी। मैं चाहता हूं निजामुल मुल्क के साथ हमारा टकराव ना हो, इसलिए मेरा अपना अंदाजा है कि वो अब ऐसी ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है जिसे ज़ेर करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मैं चाहता हूं उसके साथ मुसालहत का कोई रास्ता निकाला जाए जिसके तहत वो दक्कन ही में रहे, इधर ना आए, और हम मोहम्मद शाह को अपने इशारों पर नचाते हुए पहले की तरह मनमानी करते रहे। हसन अली के उस इंकशाफ पर हुसैन अली दंग रह गया था। चेहरे पर परेशानियां, आंखों में हैरत की लहरें रक्स करने लगी थी। बौखलाई हुई सी आवाज में कहने लगा, भाई अब हमें क्या करना चाहिए? हसन अली तफक्कुरात भरी आवाज में कहने लगा, तुम्हारी आमद से पहले मैं इसी मौजू के मुतालिक सोच रहा था। फिर निजामुल मुल्क से निमटने के मुतालिक मैंने अभी कोई लाहे अमल तय नहीं किया। मैं चाहता हूं चंद रोज बाद अपने सारे साथियों, अपने सारे हिमायतियों का एक इजलास तलब कर लिया जाए। उसके बाद फैसला किया जाए कि निजामुल मुल्क से कैसे निमटना चाहिए। हुसैन अली ने हसन अली की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर दोनों भाई उस कमरे से बाहर निकल गए थे।
फेरोज मिर्जा, तकदीस खानम, करा खातून, माहुल मुल्क, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन सब अपने दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दीवान खाने में बिशन देवी, गोहर आरा और पार्वती तीनों माँ बेटियां दाखिल हुई थी। तीनों के चेहरे बताते थे कि वो बेहद खुश और मुतमईन थी। आगे बढ़कर तीनों खाली नशिस्तों पर बैठ गई। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज बिशन देवी ने किया। बारी बारी करा खातून और तकदीस खानम दोनों बहनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं आज आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूं, जिसे खुशखबरी भी कह सकते हैं। कबल इसके कि बिशन देवी के उन अल्फाज का कोई जवाब देता, ऐन उसी लम्हे दीवान खाने के दरवाजे पर मोहम्मद अमीन खान नमूदार हुआ था और वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने अपनी बहन बिशन देवी के अल्फाज सुन लिए हैं। अगर ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आई है तो मैं भी आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। सारे अफराद पहले ही बिशन देवी के अल्फाज से खुश हो रहे थे। अब मोहम्मद अमीन खान के उन अल्फाज ने उनकी खुशियों और मुसर्रतों में और इजाफा कर दिया था। अमीन खान आगे बढ़ा और अपने बेटे फेरोज मिर्जा के पास हो बैठा था। उस मौके पर मेहरुनिसा शायद अपने कमरे में थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवान खाने में आकर बैठ गई थी। फिर अपने शोहर अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने आपकी आवाज सुन ली है। आप किसी खुशखबरी की बात कर रहे थे। कहे कैसी खुशखबरी है? जवाब में अमीन खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक अच्छी खबर हमारी बहन बिशन देवी भी लेकर आई है। पहले हम इसकी खबर सुनेंगे, इसके बाद मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो कहूंगा। जवाब में बिशन देवी मुस्कुराई और कहने लगी, जो अच्छी खबर मैं लेकर आई हूं वो ये है कि जिस वक्त माहुल मुल्क, करा खातून और तकदीस खानम ने गोहर आरा के लिए इबादुद्दीन और मेरी बेटी पार्वती के लिए शहाबुद्दीन का रिश्ता तय किया था, मैंने अपनी तरफ से उसी वक्त हाँ कह दी थी, इसलिए कि यह आखिरी फैसला था। ताहम उस रोज मैंने अपना एक कासिद अपने शोहर की तरफ जोधपुर की तरफ रवाना कर दिया था। उसे उस सूरत हाल से आगाह किया था। अब वो कासिद वापिस आया है और मेरे शोहर अजीत सिंह ने इन दोनों रिश्तों पर अपनी खुशी और रजामंदी का इजहार किया है। यहां तक कहने के बाद बिशन देवी रुकी, फिर कहने लगी, अगर मेरा शोहर अजीत सिंह इन रिश्तों के लिए राजी ना भी होता तब भी ये रिश्ते होते और हमारी तरफ से पक्के थे। अजीत सिंह बेशक मेरा पति है, लेकिन उसके कामों, उसके इरादों और अज़ाइम में पुख्तगी नहीं है। अगर कोई फैसला करता है तो उस फैसले को बदल देने में देर भी नहीं लगाता। फिर ये भी नहीं सोचता कि जो कदम वो उठाने लगा है उसमें उसकी और उसके अहले खाना की भलाई बेहतरी भी है कि नहीं। आज मैं आप लोगों पर यह भी इंकशाफ करूं कि मेरी बेटी गोहर आरा अपने पिता को पसंद नहीं करती। इसी बिना पर इसने अपने शोहर फरुख सियर के मारे जाने के बाद जोधपुर का रुख नहीं किया, यही रिहाइश इख्तियार कर ली। इसका ख्याल है कि फरुख सियर के कत्ल में मेरा शोहर अजीत सिंह बराबर का शरीक है। जहां तक मेरी बेटी पार्वती का ताल्लुक है तो ये भी अब जोधपुर नहीं रहना चाहती। इसके भी ख्यालात अपने बाप से मुतालिक अपनी बहन गोहर आरा जैसे हैं। इसी बिना पर जोधपुर वापस नहीं जाना चाहती और मैं आप पर इंकिशाफ करूं कि इन दोनों बहनों की शादियां यहीं दिल्ली में होंगी। इनकी शादी में मेरा पति शिरकत करे या ना करे, लेकिन ये शादियां यहीं होंगी और जरूर होंगी। यहां तक कहने के बाद बिशन देवी जब खामोश हुई तो उसके उन अल्फाज के जवाब में अमीन खान कुछ कहना चाहता था कि उससे पहले ही उसकी बीवी मेहरुनिसा बोल उठी, बिशन देवी मेरी बेटी, ऐसी बातें करके तूने हमारा दिल खुश कर दिया है। फिर मेहरुनिसा ने अपने पोते इबादुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, इबादुद्दीन, आज से गोहर आरा तुम्हारी अमानत है। तुम दोनों इकट्ठे उठ बैठ सकते हो, अपने मुस्तकबिल के मुतालिक गुफ्तगू कर सकते हो। और फिर मैं इस मौके पर तुमसे यह भी कहूंगी कि तुम गोहर आरा की जरूरियात का भी ख्याल रखो। गाहे बगाहे इनके पास हवेली जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इसे पहुंचाओ। उस मौके पर जहां इबादुद्दीन की गर्दन झुकी हुई थी वहां गोहर आरा की भी गर्दन झुकी हुई थी। वो बुरी तरह शर्मा रही थी। यहां तक कहने के बाद मेहरुनिसा कुछ देर तक पुरशौक अंदाज में राजकुमारी पार्वती की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, पार्वती मेरी बेटी, तू सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है कि तुझे शहाबुद्दीन जीवन साथी के तौर पर मिल रहा है। मेरी बच्ची, वो इस खानदान, इस हवेली का एक गोहर है और मेरा दिल कहता है कि इंशाअल्लाह ताला उसका मुस्तकबिल भी गोहर ही की तरह चमकेगा। बेटी, वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे भी तेरे सामने कहती कि वो तेरे साथ उठ बैठ सकता है, तेरी जरूरियात का ख्याल रख सकता है। मेहरुनिसा के उन अल्फाज पर सारे ही खुशी का इजहार कर रहे थे। यहाँ तक कि अमीन खान बोल उठा, अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो चुकी है तो फिर मैं आप सब लोगों के लिए इससे भी अच्छी खबर कहूँ। अमीन खान के उन अल्फाज पर सब चौंकने और जुस्तजू भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगे थे।
यहां तक कि अमीन खान बोल उठा, जो अच्छी खबर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो ये है कि दक्कन में मेरा भतीजा निजामुल मुल्क हरकत में आ चुका है। शहाबुद्दीन और कावर्द खान उसके पास पहुंच चुके हैं, उसके बाजू की हैसियत से काम कर रहे हैं। निजामुल मुल्क, मीर मन्नू, हैदर बेग, शहाबुद्दीन और कावर्द खान एक लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह हरकत में आए और छोटे बादशाहगर हुसैन अली के इलाकों पर हमलावर हुए। हुसैन अली उन इलाकों का हाकिम है, लेकिन अपनी तरफ से नायब मुकर्रर करके साजिशों के मुरक्कबात तैयार करने के लिए दिल्ली में उसने कयाम कर रखा है। अब जो खबरें मेरे पास पहुंची है उनके मुताबिक निजामुल मुल्क ने बुरहानपुर, खानदेश और बालापुर पर कब्जा कर लिया है। वहां बादशाहगरों के 3 बड़े बड़े सालार थे, उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया है और अब मेरे खुदावंद ने चाहा तो निजामुल मुल्क अनकरीब अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख करेगा। फिर मैं देखूंगा कि इन बादशाहगरों की बादशाहगरी कब तक चलती है और ये कब तक कत्लो गारतगरी, खून रेजी और खूनख्वारी का खेल खेलते हैं। अमीन खान यहां तक कहते कहते रुक गया। इस दौरान सारे आपस में सरगोशियां करते हुए बेपनाह खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। यहां तक कि कमरे में अमीन खान की आवाज फिर सुनाई दी। वो कह रहा था, पार्वती मेरी बेटी, जो गुफ्तगू मैंने की है इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशी पिन्हा है। बेटी, अब हमारे हाथ तू शहाबुद्दीन की अमानत है। बुरहानपुर के नवाह में जो बादशाहगरों के सिपे सालार सफदर अली और निजामुल मुल्क के दरमियान टकराव हुआ, उस टकराव के दौरान शहाबुद्दीन ने बेहतरीन कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। उसने कमंद फेंककर सफदर अली को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और उसे घसीटता हुआ अपने लश्कर के पिछले हिस्से में ले गया था। उसे वहां अपने कुछ लश्करियों के हवाले करके उसने फिर जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। बाद में उसने सफदर अली से अपने भाई मुज्तबा खान, अपने बाप, चचा और चची के कातिलों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया और उससे बहुत कुछ जानने के बाद उसकी गर्दन मार दी। उस मौके पर पार्वती देवी की गर्दन झुकी हुई थी, हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसकी यह हालत देखते हुए उसकी बड़ी बहन गोहर आरा अपना मुंह उसके कान के करीब ले गई, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने ये क्या हालत बना ली है? सर झुकाकर क्यों बैठी हो? दादा ने जो शहाबुद्दीन से मुतालिक उसकी दलेरी और जुर्रतबंदी के अल्फाज कहे हैं, क्या वो तेरी खुशी का बाइस नहीं बने? मेरा ख्याल है कि तू ऊपर से अपने होठों को मिलाए बैठी है और अंदर ही अंदर तेरे दिल में खुशी के पटाखे फूट रहे होंगे। उस जुमले पर पार्वती खुलकर हंस दी थी, फिर धीमे से लहजे में गोहर आरा को मुखातिब करके कहने लगी, दीदी, शहाबुद्दीन को मेरा जीवन साथी चुन लिया गया है। उसके कारनामे सुनकर मैं नहीं खुश होंगी तो इस मौके पर और किसे खुशी हो सकती है? जवाब में गोहर आरा ने उसे गले लगाकर उसका गाल चूम लिया, फिर कहने लगी, तूने ये अल्फाज अदा करके मेरा दिल खुश कर दिया है। उस मौके पर गोहर आरा को कुछ ख्याल गुजरा, फिर अपने करीब ही बैठी हुई माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगी, आज अरुमा देवी कहाँ चली गई है? माहुल मुल्क अपना मुंह गोहर आरा के करीब ले गई, फिर कहने लगी, वो तहारत खाने में नहा रही है, मेरे ख्याल में अब आने ही वाली होगी। कबल इसके कि गोहर आरा जवाब में कुछ कहती, अमीन खान बोल उठा, माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, माहुल मुल्क, अब उठो, खाने का एहतमाम करो, सबके लिए खाना तैयार करो। बिशन देवी, गोहर आरा, पार्वती अपनी हवेली में खाना नहीं खाएंगी, आज यही हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएंगी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। अरुमा कहाँ है? उसे भी साथ ले लो और खाना तैयार करो। माहुल मुल्क से पहले ही पार्वती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, फिर माहुल मुल्क का हाथ उसने पकड़ा और कहने लगी, माहुल मुल्क, आओ मतबख की तरफ चलते हैं, अरुमा को भी ले लेते हैं। फिर पार्वती मुस्कुराते हुए गोहर आरा की तरफ देखते हुए कहने लगी, दीदी आप यहीं बैठी रहे, आपकी वहां जरूरत नहीं है। गोहर आरा मुस्कुरा कर रह गई थी, जबकि पार्वती और माहुल मुल्क दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े दीवान खाने से निकलकर मतबख की तरफ चल दी थी। महमूद खान की मौत पर ईरान के अंदर बदअमनी फैलना शुरू हो गई थी और ईरान की बदअमनी से 2 ताकतों ने फायदा उठाने की कोशिश की थी, एक उस्मानी तुर्क, दूसरे रूसी। रूसियों ने ईरान में कदम जमाने शुरू किए, जबकि उस्मानी तुर्क ईरान के शहर शिरवान की तरफ बढ़े, इसलिए कि मसलकी इख्तलाफात की बुनियाद पर ईरानी हुक्मरानों ने शिरवान के लोगों का कत्लेआम किया था। इसी बिना पर उस्मानी तुर्क शिरवान को अपनी हिफाजत में लेना चाहते थे। तुर्कों का लश्कर बड़ी तेजी से शिरवान की तरफ बढ़ा, ईरानियों ने मुजाहमत की और शिकस्त खाई और शिरवान पर तुर्कों का कब्जा हो गया और वहां तुर्कों ने अपना हाकिम मुकर्रर कर दिया। दूसरी तरफ रूसियों ने अपने दस्ते बहरे खजर के इलाकों में दाखिल करना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान तुर्कों ने भी पेशकदमी की और गुर्जिस्तान में दाखिल हो गए। इस तरह तुर्क और रूसी एक दूसरे के आमने सामने आना शुरू हो गए थे। मुमकिन था कि दोनों में टकराव हो जाता, लेकिन दोनों कुव्वतों ने आपस में मुआहिदा कर लिया
हुआ यूं कि रूस और तुर्की की हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें यह फैसला हुआ कि बहरे खज़र के तमाम साहिली इलाके रूस अपने तसर्रुफ में ले ले और ईरान और तुर्की की नई सरहद के इलाके यानी तबरेज, हमदान, किरमान और अर्दबिल पर तुर्कों का हक तस्लीम कर लिया जाए। दोनों कुव्वतों में यह भी तय पाया कि ईरान के साबिक बादशाह शाह हुसैन का बेटा तहमासप अगर इस तकसीम को कबूल कर ले तो उसे ईरान का ताजो तख्त हासिल करने में मदद दी जाए, वरना किसी और मुनासिब हकदार के लिए कोशिश की जाए। तुर्कों और रूसियों के माबैन तो ये मुआहिदा हो गया और इस मुआहिदे की रूह से रूस के मुजव्वजा इलाके तो पहले ही उनके तसल्लुत में थे। अब तुर्कों ने तकसीम के मुताबिक जो हिस्से उनके लिए मुख्तस किए थे उन पर कब्जा करना शुरू किया। पहले तुर्की लश्कर ने हमदान का रुख किया, जिसे तुर्कों ने मुख्तसर से अरसे में किसी मुजाहमत के बगैर फतह कर लिया। उसके बाद तुर्कों का लश्कर आगे बढ़ा और कई इलाकों को फतह करता हुआ तबरेज जा पहुंचा। तबरेज में ईरानियों ने सख्त मुजाहमत की लेकिन नुकसान उठाया। तुर्कों ने तबरेज फतह कर लिया और वहां जिस कदर ईरानी थे उनके साथ ये मुआहिदा हुआ कि वो मां साजो सामान और अजीजो अकारिब तबरेज से सही सलामत निकल जाए। इस तरह तबरेज शहर पर भी तुर्कों का कब्जा हो गया। अब महमूद खान जो मारा जा चुका था उसकी जगह अशरफ इस्फहान में हुक्मरान था और उसकी हुकूमत अब इस्फहान, शिराज और जनूबी ईरान के कुछ इलाकों तक महदूद होकर रह गई थी। महमूद की तरह पूरे ईरान में उसकी हुकूमत न थी और जिस लश्कर पर अशरफ पूरा भरोसा कर सकता था वह उसे ईरान से मुयस्सर नहीं आ सकता था, इसलिए कि ईरानी तो महमूद और अशरफ दोनों के खिलाफ थे। अशरफ को अपनी ताकत और कुव्वत बढ़ाने के लिए अगर कोई लश्कर मिल सकता था तो वह उसे कंधार से मुयस्सर आ सकता था, लेकिन अब उसके लिए ऐसा भी मुमकिन नहीं था, इसलिए कि कंधार में उस वक्त महमूद का भाई हुसैन हुक्मरान था। क्योंकि लोग ये ख्याल करते थे कि महमूद की मौत का जिम्मेदार अशरफ है, लिहाजा महमूद खान का भाई जो कंधार का हाकिम था वो किसी भी सूरत अशरफ से ताउन करने के लिए तैयार ना था। इसलिए कि अब अशरफ के पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो उस लश्कर को मुनज़्ज़म करे जो उसके पास है और जिन इलाकों की हुकूमत उसके पास रह गई है वहां इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करे और अपनी उस कुव्वत के साथ सिर्फ दिफाई तदाबीर पर इक्तिफा करता रहे। अशरफ के लिए अब यह भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि ईरान के साबिक बादशाह शाह हुसैन के बेटे तहमासप ने ईरान के कुछ इलाकों पर बादशाहत का ऐलान किया हुआ था। उस वक्त वो खुद माजनदान के शहर फर्रुखाबाद में मुकीम था। उसकी हैसियत अगरचे महज नुमाइशी ही थी, लेकिन उसे काचार कबीले के ताकतवर सरदार फतेह अली खान की हिमायत हासिल हो गई थी। उसकी हिमायत से आखिर तहमासप ने अपने लिए एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया था। ये सूरत हाल अशरफ के लिए इंतहाई खतरनाक थी। एक तरह से तीन कुव्वतें उसके सर पर मंडला रही थी, एक रूस, दूसरे तुर्क और तीसरी कुव्वत ईरान के साबिक बादशाह के बेटे तहमासप के रूप में थी। उन खतरात से निजात हासिल करने के लिए अशरफ ने यह फैसला किया कि तुर्कों के साथ अमन और सलामती का मुआहिदा कर लेना चाहिए। इस मकसद के लिए उसने अपने कुछ सरकर्दा लोगों को सफीर बनाकर तुर्कों की तरफ रवाना किया, लेकिन उसे अपने उस मकसद में नाकामी हुई। अब तुर्कों ने ईरान के अंदर मजीद तुर्कोताज करना शुरू की। तुर्कों का एक सालार अहमद पाशा बड़ी बर्क रफ्तारी से लश्कर के साथ आगे बढ़ा। पहले उसने मरागा और कज़वीन शहरों पर हमलावर होकर उन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने इस्फहान की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस्फहान अशरफ की हुकूमत का मरकजी शहर था, लिहाजा जब उसे खबर हुई कि मरागा और कज़वीन को फतह करने के बाद तुर्कों का सिपह सालार अहमद पाशा बड़ी बर्क रफ्तारी से इस्फहान का रुख किए हुए हैं, तो वह तुर्कों को वापस भेजने की तदबीरें सोचने लगा। पहले उसने तुर्कों की तरफ सफारत भेजी थी जो नाकाम हो गई थी। अब उसने एक दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। उसने तुर्कों के मसलक के चंद चोटी के उलमा की खिदमात हासिल की, उन्हें तुर्कों के सालार अहमद पाशा की तरफ रवाना किया ताकि वो अहमद पाशा को तरगीब दे कि इस्फहान पर हमलावर होने की बजाय वो वापस चले जाए और जो इलाके वो अब तक फतह कर चुके हैं उन पर ही इक्तिफा करे। उलमा का वो वफ्द कामयाब हुआ और तुर्कों के साथ एक मुआहिदा तय पा गया। ये मुआहिदा अशरफ की उम्मीदों से कहीं बढ़कर उसके लिए फायदामंद साबित हुआ। उस मुआहिदे के तहत अशरफ ने तुर्कों के सुल्तान को खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लिया। जवाब में तुर्कों के सुल्तान ने एक खैर सिगाली के तौर पर अशरफ की हुकूमत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी और अब तक जो ईरान के इलाके तुर्कों ने फतह किए थे वो भी अशरफ के हवाले कर दिए। इस तरह तुर्कों से इल्हाक करने की वजह से ईरान में अशरफ की हालत काफी हद तक बेहतर और मुस्तहकम हो गई थी। तुर्कों के साथ सूदमंद मुआहिदा करने के बाद अशरफ को यकीन था कि अब वो ईरान के अंदर अमन व अमान से हुकूमत करता रहेगा और अगर मौका मिला तो अपनी सल्तनत को वुसअत भी बख्शता रहेगा। लेकिन अचानक हालात ने करवट ली।
इसलिए कि ईरान के अंदर एक और ताकत और कुव्वत हरकत में आ रही थी और ये नादिर शाह था। नादिर शाह, जिसका शुमार ईरान के अजीम बादशाहों में होता है, खुरासान के एक कस्बे एबीवर्द में पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। उसका नाम नादिर अली था। उसका बाप इमाम कुली था, जो एक मामूली और कमजोर कबीले से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसने एक ताकतवर कबीले अफशार से इल्हाक कर लिया था। इसी बिना पर नादिर शाह को नादिर शाह अफशार भी कहा जाता है। यह बुनियादी तौर पर तुर्क था। नादिर शाह के बाप इमाम कुली ने भेड़ बकरियां पाल रखी थी और उन्हीं से वो पोस्ती बनाकर बेचा करता था। गर्मियों के मौसम में इमाम कुली अपने गांव में रहता और सर्दियों में निस्बतन कम सर्द मैदानों की तरफ मुंतकिल हो जाता। एक मर्तबा यही इमाम कुली अपनी बीवी और कबीले के दीगर लोगों के हमरा एक कोहिस्तानी सिलसिले से गुजरता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मोहम्मद आबाद के करीब जिस वक्त उसने पड़ाव कर रखा था, उसके खेमे में उसका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम नादिर कुली रखा गया। यही नादिर कुली बाद में नादिर शाह अफशार के नाम से ईरान का हुक्मरान हुआ था। नादिर कुली का बचपन रेवड़ चराने में गुजरा। बाप की वफात पर वो गधे और ऊंट पर ईंधन लाकर भी बेचा करता था। जब वो 18 साल का हुआ तो अचानक उनके इलाकों पर उज़्बकों ने हमला कर दिया और कुछ छापामार उज़्बक नादिर अली और उसकी वालिदा को असीर करके उसे ख्वारज़म की तरफ ले गए। वहां उज़्बकों ने दोनों माँ बेटे को किसी के हाथ फरोख्त कर दिया। 4 साल तक उन्होंने गुलामी की जिंदगी बसर की और नादिर कुली की वालिदा उसी गुलामी की हालत में वफात पा गई। उसके बाद नादिर कुली वहां से किसी न किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो गया और जूं तू करके वो अपने आबाई गांव पहुंचा। वहां उस वक्त एक शख्स बाबा अली बेग अफशार हाकिम था और उसके दरबार में नादिर कुली को मुलाजमत मिल गई। इस तरह उसे तरक्की के पहले जीने पर कदम रखने का मौका मिल गया था। उन्हीं दिनों महमूद सिस्तानी मशहद का हाकिम था और नादिर कुली का आबाई कस्बा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के अलावा वहां का हाकिम बाबा अली बेग भी महमूद सिस्तानी के मातहत था। ये वही महमूद सिस्तानी था जिसने इस्फहान पर हमलावर होने वाले महमूद खान से एक मुआहिदा कर लिया था। महमूद खान से मुआहिदा करने के बाद ये महमूद सिस्तानी मशहद का खुद मुख्तार हाकिम बन बैठा था। सवार और प्यादा लश्कर मुनज़्ज़म करके अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए तोप खाना भी मुहैया कर लिया था। नादिर कुली के आबाई कस्बे का हाकिम बाबा अली बेग उस वक्त महमूद सिस्तानी के मातहत था। एक मर्तबा बाबा अली बेग की अदम मौजूदगी में महमूद सिस्तानी का एक वफ्द एबीवर्द पहुंचा और बाबा अली बेग के खानदान से नारवा सलूक किया। नादिर कुली अपने आका के घराने की बेहुरमती गवारा ना कर सका और महमूद सिस्तानी के उस कारिंदे पर हमलावर होकर उसे हलाक कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म था और खतरा था कि महमूद सिस्तानी इंतकाम लेने के लिए उठ खड़ा होगा। इधर जब बाबा अली बेग वापस आया तो उसे सूरत हाल का पता चला तो उसे सख्त इस्तराब हुआ। उसकी हालत देखते हुए नादिर कुली ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बाबा अली बेग को मुखातिब करके कहा, आप महमूद सिस्तानी की तरफ से किसी खदशे और खतरे को महसूस करते हुए फिक्रमंद ना हो। मैं खुद मशहद महमूद सिस्तानी के पास जाता हूँ और उसके कारिंदे को कत्ल करके जो जुर्म मैंने किया है उसकी जवाबदही भी मैं खुद ही करूंगा। चुनाचे बाबा अली बेग से ये कहने के बाद नादिर कुली अपने आबाई कस्बे से मशहद की तरफ रवाना हो गया और महमूद सिस्तानी के दरबार में हाजिर होकर उस कारिंदे को कत्ल करने का एतराफ किया और कहा, एक वफादार मुलाजिम की हैसियत से मेरा ये फर्ज था कि कारिंदे की गुस्ताखी की सजा उसे देता, लिहाजा मैंने उसे सजा दी और उसे कत्ल कर दिया और अपने कसूर का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इसमें बाबा अली बेग का कोई ताल्लुक है ना कोई कसूर है। महमूद सिस्तानी के दरबार में जुर्रत का मुजाहरा करते हुए नादिर कुली ने जब उससे कहा कि वो अपने कसूर का खुद जिम्मेदार है तो महमूद सिस्तानी नादिर कुली की जुर्रत और फर्ज शनासी का बयान सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने न सिर्फ उसकी खता से दरगुजर किया बल्कि उसे खिलत देकर सरफराज किया और उसे वापस उसके कस्बे की तरफ भेज दिया। जब वो वापस अपने कस्बे के हाकिम बाबा अली बेग के पास पहुंचा तो बाबा अली बेग ने अपनी बेटी को नादिर कुली के अक्द में दे दिया। अब नादिर कुली तरक्की करने लगा था। कुछ ही अरसे बाद उस इलाके का हाकिम बाबा अली बेग वफात पा गया तो उसकी जगह उस इलाके पर नादिर अली को हाकिम तस्लीम कर लिया गया। अब यही नादिर कुली बड़ी तेजी से तरक्की की मंजिल तय करने लगा था।